Hello students, in this class we will discuss about balanced and unbalanced chemical equation. After this we will also discuss about how to make a balanced chemical equation by the unbalanced chemical equation. So स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास जो होते हैं वो एलिमेंट्स के सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम। तो उनकी हेल्प से हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, अगर आप एक एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे हमारे पास यहाँ पे जिंक और H2SO4 की रिएक्शन है, तो जिंक H2SO4 से रिएक्ट करता है और ZnSO4 फॉर्म करता है और H2 गैस रिलीज करता है। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है आपके पास। तो स्टूडेंट, अगर आप इस रिएक्शन को देखें और इस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं वो अगर आप देखें तो हमारे पास जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो अगर आप बात करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम कहें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अगर जो एलिमेंट पार्टिसिपेटिंग है उनके नंबर्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो हमारी बैलेंस है। तो अगर हम इस रिएक्शन को कंसीडर करें तो Zn H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो जिंक, जैसे भी आपने देखा, ये वाले हमारे पास 4 एलिमेंट इस रिएक्शन में प्रेजेंट हैं। अगर हम नंबर्स ऑफ जिंक एटम देखें रिएक्टेंट साइड में तो 1 है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो 2 है। ठीक, सल्फर की बात करें तो 1 एटम ओनली प्रेजेंट है सल्फर का। ठीक इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 4 एटम्स ऑक्सीजन के हमारे पास इस रिएक्टेंट साइड में ओवरऑल प्रेजेंट है। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, देन प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो जिंक 1 है, एस हमारे पास फिर से 1 है, ऑक्सीजन 4 है और हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 2 है। तो अगर आप देखें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड में नंबर्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अगर आप कंसिडर करें तो हमारे पास सेम है। यहाँ पे जिंक 1 है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 देन सल्फर 1 देन ऑक्सीजन 4। तो इस तरीके से अगर हम किसी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर्स ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, अगर आप उसको फाइंड आउट करें और अगर वो इक्वल आते हैं दोनों साइड्स के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सो स्टूडेंट, एज ए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, देयरफॉर अबव इक्वेशन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एरो के जो हमारे पास दोनों साइड्स हैं, डेट मीन लेफ्ट साइड और राइट साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में अभी आपने देखा कि हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो नंबर्स में सेम है, इसलिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन विच हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो जैसे अभी हमने इस रिएक्शन में कहा कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो सेम होने चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इक्वल नहीं होंगे, यानी कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो नंबर्स में इक्वल नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल के लिए H2 + O2 H2 वाटर फॉर्मेशन अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्टेंट में देखें तो ऑक्सीजन के लिए 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक, हाइड्रोजन के लिए भी 2 एटम्स प्रेजेंट है, H2 है। बट जब हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो हाइड्रोजन तो 2 है हमारे पास यहाँ पे एटम्स, बट ऑक्सीजन हमारे पास ओनली 1 है। तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या है, जो कंडीशन है रिएक्टेंट में जो प्रेजेंट एटम्स हैं जो प्रोडक्ट में प्रेजेंट एटम है वो सेम नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, वो अनबैलेंस है। यहाँ पे आपने जो काउंटिंग की है वो सेम नहीं आ रही है। तो सिंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज अनइक्वल इन रिएक्टेंट, देयरफॉर द अबव रिएक्शन इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो सिमिलर अगर आप एग्जांपल सेकंड एक हमारे पास है रस्टिंग फॉर्मेशन है, तो Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। तो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है आयरन से और हमारे पास इस तरीके से एक कंपाउंड जनरेट होता है रस्ट का। तो
उसकी रिएक्शन को भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स हैं वो Fe के, और जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे Fe सेम नहीं है। अगर हम काउंटिंग करें तो रिएक्टेंट साइड में Fe 1 है। ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन की बात करें तो 2, ऑक्सीजन की बात करें तो 1। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो 3 Fe हैं, हाइड्रोजन एटम 2 है, ऑक्सीजन एटम हमारे पास 4 है। तो काफ़ी आप देख रहे हैं इसमें Fe के लिए भी डिफरेंसेस हैं और ऑक्सीजन के लिए भी डिफरेंसेस हैं। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है वो एक अनबैलेंस है, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम नंबर ऑफ एटम नहीं है फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आप इसको भी क्या कहेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली स्टूडेंट हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया है केमिकल इक्वेशन को, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस्ड। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने अराइज होगी वो ये है कि जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो हमारी जो कोशिश होती है वो ये है कि हम हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन को, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही मेंशन करें। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो सिंपली हम काफ़ी ईजिली एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ईजिली कर सकते हैं। तो अगर आप इनके स्टेप देखें तो फर्स्ट स्टेप है राइट द करेक्ट केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो फर्स्ट आपका क्या है कि आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो केमिकल रिएक्शन है उसको आपको नोट करना होता है, और नोट करने के बाद आपको क्या करना है कि इनके जो फॉर्मूलाज हैं उसको आपको एक बॉक्स में क्या करना होता है, क्लोज कर देना होता है। जैसे हमने ये लिखी केमिकल रिएक्शन, तो हमने क्या करना है, इसको बॉक्स में क्लोज कर देना है। स्टूडेंट इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हमारे पास इतने स्पीशीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन जो सेकंड स्टेप है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, फिर जैसे अभी हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था, ठीक उसी तरीके से टेबल क्रिएट करेंगे जिससे हमको पता चल पाए कि हमारे पास कौन कौन से एटम्स जो हैं वो किस किस क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। तो इस रिएक्शन में जैसे अभी हमने पहले फॉर्म की थी टेबल, सेम टेबल है हमारे पास। Fe1 प्रोडक्ट में 3 एटम है, हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 1 और 4। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हमें ये नोट करना होता है कि हमारे पास किस रेशियो में एटम्स प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में हम बेसिकली बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस रिएक्शन में, जैसे अभी हमने रिएक्शन लिखा है, इसमें उस पूरे के पूरे कंपाउंड को कंसीडर करना है जिस पे सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो खाली सिंगल Fe ही है। यहाँ पे अगर देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन है, 3 एटम्स हैं। यहाँ देखें तो आपके पास 3 Fe एटम्स हैं और 4 आपके पास ऑक्सीजन एटम है, डेट मीन 7 हो गए। ठीक, यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इस पूरी अगर आप रिएक्शन को देखें, इक्वेशन को कंसीडर करें, तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है Fe3O4, इसमें सबसे ज़्यादा एटम प्रेजेंट है। और फिर जब आप कंपाउंड को कंसीडर कर लेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, तो उसमें आपको फिर उस एलिमेंट को कंसीडर करना है जिसके एटम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे Fe के 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे सबसे पहले बैलेंस करने के लिए। तो ये स्टूडेंट रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है कोई स्पीशीज और प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है, इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जिधर भी है वो आप उधर वाले को कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो आपने जो बैलेंसिंग करनी है, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 1 है ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज़ करेंगे। जो हमारे पास कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास H2 में ऑक्सीजन था, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 4 इसके आगे लिखेंगे, जिससे कि एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4। अगर अब आप देखें तो 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑक्सीजन, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंपल है, आपको जो बाकी रिमेनिंग एटम्स हैं उनको भी इसी तरीके से बैलेंस करना होता है। जो एटम्स प्रेजेंट नहीं है देन आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। आप सेम पैटर्न को यूज़ करते हैं, पहले आप कोशिश करते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़्यादा नंबर्स में, आप उनको बैलेंस करें। देन फिर आप धीरे धीरे दूसरे एटम्स पे जाएंगे जो कम नंबर्स में प्रेजेंट है।
तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे चूँकि Fe को ऑक्सीजन को कर लिया है बैलेंस, तो अब हम नेक्स्ट बैलेंस करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे फिर से टेबल एक बनाई है, तो हम बैलेंस कर रहे हैं हाइड्रोजन को उसके बाद। तो हाइड्रोजन अगर आप देखें रिएक्टेंट साइड में हमारे पास, चूँकि हमने यहाँ पे 4 इंट्रोड्यूस किया तो 8 हो गए, यहाँ पे 2 ही है। तो यहाँ पे अगर हम 4 इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन इधर है, 8 ही हमारे पास इधर भी हो जाएंगे। तो ठीक इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे Fe3O4 प्लस 4H2। तो हमारे पास ये बैलेंस हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस है पहले ही। अब लास्ट में हमको क्या करना होगा, हमें Fe को बैलेंस करना होगा। Fe स्टूडेंट रिएक्टेंट साइड में 1 है, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है, और प्रोडक्ट में 3 है। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर दें रिएक्टेंट में Fe के आगे, तो आप ये कह सकते हैं कि हम Fe को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Fe के आगे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे जो कि 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर दें, तो स्टूडेंट ये आपने यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को नहीं हटाना है, वो हम बनाते चले जाएंगे सब जितने भी स्टेप करेंगे। तो एट द लास्ट आपके पास क्या है कि जो रिएक्शन है वो आपको बैलेंस मिल जाएगी। अगर आप इस रिएक्शन को देखें जो हमने भी लिखे यहाँ पे, इसमें आपके पास सारे एलिमेंट बैलेंस हैं। तो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे अभी हम काउंट कर रहे थे वैसे आप काउंट करेंगे, टेबल भी बना सकते हैं। तो the number of atoms of element on both sides are equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method. तो स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास इसमें कोई सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होता है। हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कि हमको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम चूज़ करते हैं उस कंपाउंड को जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ताकि आप इसको जो जो वैल्यू आप पुट करते हैं उससे अगर आपके पास बैलेंस है तो नहीं, तो फिर आप किसी और वैल्यू को देखते हैं। तो इसीलिए ये मेथड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि आप फ्री हैंड इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको जो पहले लग रहा है आप कर सकते हैं उसको बैलेंस, बट एट द एंड क्या होना चाहिए, आपके पास पूरी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। जो नंबर रिएक्टेंट में है एटम्स के, वही आपके पास प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। सो स्टूडेंट इसी मेथड से आप अलग अलग एग्जांपल्स को करके देखेंगे, जिससे आपको काफ़ी सारा इसमें हेल्प हो सके। So thank you very much for watching this video. We will discuss some other topic in our next lecture.